पापा मम्मी, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। रात के 11 बजे बहू दिव्या को अपने कमरे में आया देखकर ब्रजेश जी और तारा चौंक पड़े। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? दिव्या के स्वभाव से मेल ना खाते उसके गंभीर चेहरे को ध्यान से पढ़ते हुए तारा ने पूछा तो वो उनके पास ही बिस्तर पर बैठ गई। फिर तारा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मम्मी एक बात कहूँ, जब तक बुआ जी यहाँ पर हैं आप लोग मुझसे रौब से बात किया कीजिए। और मम्मी, आप किसी भी काम में मेरा हाथ मत बटाइए। मैं ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले लेती हूँ। पर किस लिए? तारा ने हैरानी से पूछा तो वो रोनी सी सूरत बनाकर बोली, मम्मी बुआ जी के सामने मेरा इम्प्रेशन बहुत खराब हो गया है। वो मुझे बिल्कुल नाकारा बहू मानने लगी हैं। दिव्या ने जिस संजीदगी से ये बात कही, ब्रजेश जी को हंसी आ गई। किसी तरह अपनी हंसी रोककर बोले, बिटिया अपनी बुआ सास की बात दिल पर मत लो। और वैसे भी तुम्हारा इम्प्रेशन खराब नहीं हुआ है, उल्टा मेरी बड़ी बहन का इम्प्रेशन तुम्हारे सामने खराब हुआ है। नहीं पापा, आज जो कुछ भी हुआ वो मुझे ठीक नहीं लगा। हमारे तौर तरीके बुआ जी को नापसंद हैं। और रही मेरी बात तो बुआ जी मुझे नकारा और फूहड़ समझती हैं। मम्मी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक बुआ जी यहाँ हैं तब तक पूरे घर का काम मैं करूं? आप लोग मुझे आदेश दें और मैं उसका तुरंत पालन करूं। दिव्या की इस अजीबोगरीब मांग के पीछे उसकी मनोदशा तारा समझ रही थी। जब से उनकी बड़ी ननद रमोला जीजी घर आई हैं तब से घर में कुछ तनाव का माहौल हो गया है। बात बात पर दिव्या की तुलना जीजी अपनी बहू अलका से करती हैं। उनकी टोका टाकी टीका टिप्पणी से ब्रजेश जी और तारा दोनों परेशान हो गए हैं। रमोला जीजी के अनुसार ब्रजेश और तारा ने घर की बहू के सामने अपने पद की गरिमा नहीं रखी। बहू के सामने भी वो अपने छोटे छोटे काम खुद करते हैं जो उनको शोभा नहीं देता है। यहाँ तक कि जब ब्रजेश जी दिव्या को दिव्या बिटिया कहकर पुकारते हैं तो वो भी उन्हें नहीं सुहाता। आज की घटना के बाद से तो रमोला जीजी का मूड बहुत ही खराब है। घर के सदस्य भी काफी असहज महसूस कर रहे हैं। तारा की आंखों के सामने कुछ देर पहले घटी घटना घूम गई। सब रात को डाइनिंग टेबल पर बैठे हंसी खुशी डिनर कर रहे थे। गपशप के बीच हंसी मजाक भी साथ साथ चल रहा था। खाना खाने के बाद तारा, बेटा सौरभ और ब्रजेश जी अपनी अपनी झूठी थाली उठाकर खड़े हुए ही थे कि रमोला जीजी हैरानी से उनको देखते हुए दिव्या पर चिल्लाईं, बहू ये सब क्या है? सास ससुर अपनी झूठी थाली लिए जा रहे हैं और तुम देख रही हो। उनकी आवाज पर दिव्या सहमकर अपनी थाली वहीं छोड़ तारा और ब्रजेश जी की ओर बढ़ी तो ब्रजेश जी ने इशारे से उसे रोक दिया और चुपचाप रसोई की ओर चले गए। थाली रखकर आए तो देखा दिव्या शर्मिंदा सी रमोला जीजी की झूठी थाली उठा रही थी। ब्रजेश जी बड़ी शांति से जीजी से बोले, जीजी हमारे घर के अपने उसूल हैं, हम सब अपनी अपनी झूठी थाली खुद उठाते हैं। क्यों सौरभ? जी पापा। जानती हैं बुआ, अपनी झूठी थाली टेबल से उठाने की ट्रेनिंग बचपन से ही हमारे पापा की दी हुई है। इसे हम किसी के सामने भी नहीं छोड़ते। आप नाराज हो गई, जबकि लोग तो हमारी इस आदत से प्रभावित हो जाते हैं। बोलते हुए सौरभ को दिव्या ने इशारे से चुप कराया। वो रमोला जीजी के तमतमाते चेहरे को देख रही थी। रमोला जीजी खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। छाई चुप्पी के कारण हुए असहज माहौल को बदलने की गरज से दिव्या ने अपनी बुआ सास से इधर उधर की बातों के बीच कहा, बुआ जी अगली बार आप अलका दीदी को भी साथ ले आइएगा। बहुत दिन हो गए हैं उनसे मिले हुए। तब हम लोग खूब घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे। अलका बहू साथ आएगी तो घर कौन संभालेगा? वैसे भी इस घर में कुछ ऐसी रवायतें अपनाई जा रही हैं जो मेरे गले नहीं उतरती। रमोला जीजी के रूखे बोल से तारा और दिव्या ने चुप्पी साध ली, पर ब्रजेश जी फिर बोल पड़े, जीजी आप जिन रवायतों की बात कर रही हैं उनको अपनाना सबके बस की बात भी नहीं है। इस बात पर जीजी नाराज हो गई। हालांकि दिव्या ने अपनी सरलता से उनको मना लिया तो जीजी दिव्या को समझाती नजर आई, देख बहू, तेरे सास ससुर
चाहे जो कहें, पर उनको मेज से झूठे बर्तन उठाते देखकर सब तुम्हारी सास के दिए संस्कारों को ही दोष देंगे। तेरी जेठानी अलका हर चीज मुझे हाथ में देती है, मेरी साड़ी तक वो मुझे तह नहीं करने देती। बड़े बूढ़ों की इज्जत, मान सम्मान इन छोटी छोटी बातों में ही तो दिखता है। जी बुआ जी। दिव्या हथियार डालने जैसी मुद्रा में उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही। रमोला जीजी का व्यवहार स्वीकार न होते हुए भी तारा शांत थी, क्योंकि वो जानती थी कि रमोला जीजी खुद के बनाए जिस किले के भीतर रहती हैं उसे कोई भेद नहीं सकता। तारा ने आज अपनी बहू का एक नया रूप देखा। उसने अपने व्यवहार से जिस सुंदर मन का परिचय दिया था उसे रमोला जीजी समझने को तैयार ही नहीं थी। मम्मी क्या सोचने लगी? मुझे अपनी फजीहत की परवाह नहीं है, पर आपके ऊपर कोई दोष आए ये ठीक नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ दिन हम बुआ जी के अनुसार रह लें? दिव्या के टोकने पर उस घटना में डूबी तारा चौंकी। वो कुछ कहती उससे पहले ही ब्रजेश जी रहस्यमयी अंदाज में बोले, बिटिया ये बड़ा खतरनाक प्रयोग है। सोचो, अगर तुम्हारी मम्मी को नई व्यवस्था रास आ गई तो क्या होगा? जिंदगी भर तुम्हें अपनी मम्मी के इशारों पर नाचना होगा। ब्रजेश जी के मजाक पर दिव्या तारा के गले में अपनी गलबहियां डालते हुए लाड से बोली, क्या पापा, आप भी, मेरी मम्मी बहुत स्वीट हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं मम्मी के खिलाफ किसी को बोलने का कोई मौका नहीं देना चाहती हूँ। आप लोग हमारे आदर्श हो, पर बुआ जी मेरे या आप लोगों के प्रति कोई बुरा इंप्रेशन लेकर यहाँ से जाएं ये ठीक नहीं है। दिव्या के कहने पर तारा प्यार से उसके हाथों को सहलाते हुए बोली, ये ऊल जुलूल ख्याल तुम्हें क्यों आ रहे हैं? सबके घर की अपनी अपनी व्यवस्था होती है। तुम नौकरी करती हो, ऐसे में हम अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी तुम पर आश्रित हो जाएं तो कुछ दिन तो तुम सहोगी, पर धीरे धीरे उस बोझ के तले उकताओगी, चिड़चिड़ी हो जाओगी। और भाई हमें तो अपनी हंसती मुस्कुराती बिना बनावट वाले स्वभाव की बहू चाहिए। आज तुम अपनी बुआ सास के तानों से डरकर कुछ देर के लिए ही सही, पर इस घर की व्यवस्था के ढांचे को हिलाओगी तो तुम्हें परेशानी होगी बेटा, और जब तुम असंतुष्ट होगी तो हम परेशान होंगे। इस सब से तुम्हारे और सौरभ के रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। इतना सारा बदलाव किसी को इम्प्रेस करने के लिए ठीक नहीं है। तारा के ये सब कहने के बावजूद दिव्या सोच में डूबी रही तो ब्रजेश जी बोले, जाओ, जाकर सो जाओ बिटिया, कल तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, और हाँ, ये मेरा आदेश है। ब्रजेश जी के कहने के अंदाज पर तारा जोर से हंसती। और कोई समय होता तो दिव्या भी खिलखिला उठती, पर दिव्या के होठों पर मुस्कान की एक रेखा भर आ पाई। दिव्या चली गई तो ब्रजेश जी कहने लगे, इन 2 दिनों में रमोला जीजी ने बेचारी दिव्या को डरा ही दिया है। बोलो तो मैं जीजी से बात करूं? ना, आज वैसे ही बहुत तमाशा हो गया। 2 दिन के लिए जीजी आई हैं, बिना किसी विवाद के हंसी खुशी समय निकल जाने दो। कल जीजी से तुम माफ़ी मांग लेना, वरना बेवजह बात बढ़ेगी। उनकी बात इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना बेहतर है। हमारे कहने से ना वो बदलेंगी, ना उनके तानों से किसी को निजात मिलने वाली है। तानों का जवाब हम तानों से दें, ये सही नहीं है। ब्रजेश जी तारा की बात से सहमत थे। जीजी के आहत होने पर उनको अपराध बोध हुआ। कुछ देर बाद वो सो गए, पर तारा सोच विचार में डूबी रही। अपनी गरम मिजाज ननद के स्वभाव को वो अच्छी तरह से समझती थी। 2 दिनों से जीजी ब्रजेश जी और तारा को सुना रही थी, तुम लोग अब सास ससुर बन गए हो, जरा पद की गरिमा का ध्यान रखो और उसके हिसाब से ही व्यवहार करो। ये क्या सही है कि बहू बेटे के बीच बैठकर हंसी मजाक करके हम अपने प्रभाव को कम करें? तारा उनको समझा ही नहीं पाती कि नौकरी पेशा बहू बेटे के साथ शाम की चाय और गपशप और रात के खाने के बीच हुए हंसी मजाक की क्या मायने हैं। उनकी आंखों के सामने रमोला जीजी के घर बिताया वो दिन याद आया, जब उनकी बहू अलका रसोई में बिजी थी और वो जीजी के साथ खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद आदत के अनुसार तारा ने अपनी प्लेट खुद उठा ली
तो जीजी गुस्से में बोली, तुम मेरी बहू की आदत मत बिगाड़ो, ये बर्तन यहीं रहने दो, वो आकर ले जाएगी। जूठी प्लेट वो वहीं छुड़वाकर उठ गई। जूठे बर्तन उठाकर ले जाती हुई अलका को रमोला जीजी ने यूं गर्व से देखा, मानो वहां पड़ी जूठी थाली उठाकर अलका ने उनका मान सम्मान बचा लिया हो। पूरा दिन रुककर तारा ने देखा कि किस तरह अलका उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। अलका पर निर्भर होती जा रही है जीजी। इन दिनों गठिया, डायबिटीज, अस्थमा और न जाने कौन कौन सी बीमारियों की मरीज होती जा रही थी। जीजी के बारे में सोचते सोचते तारा की आंख लग गई। दूसरे दिन सुबह सब अपनी दिनचर्या में लगे थे। दिव्या नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी जीजी की बहू अलका का फोन आया। आज उसका जन्मदिन था। इस अवसर पर वो अपनी सास से आशीर्वाद लेना चाहती थी। जीजी के साथ घर के सभी सदस्यों ने बारी बारी से अलका को मुबारकबाद दी। रमोला जीजी बड़ी खुश थी। दिव्या भी अलका को जन्मदिन की बधाई देना चाहती थी, पर उसके हाथ आटे में सने थे, इसलिए सौरभ ने फोन स्पीकर पर कर दिया। दीदी, आपको क्या गिफ्ट भेजूं? दिव्या के पूछने पर कुछ पल की चुप्पी के बाद अलका की हंसी से भरी आवाज आई, मेरी सास को कुछ दिन और अपने घर रख ले, चाहे तो हमेशा के लिए। आह, इससे अच्छा और क्या गिफ्ट होगा मेरे लिए। सच दिव्या, उनकी गैर मौजूदगी में ये घर घर लग रहा है, कैद खाना नहीं। जैसे कोई कीमती चीज छन की आवाज से गिरकर टूटी हो। कुछ ऐसे ही जीजी का दिल टूटा था अपनी बहू अलका की बात सुनते ही। कमरे में यकायक सन्नाटा छा गया। सब स्तब्ध थे, हैरान। सौरभ ने जल्दी से स्पीकर बंद कर दिया। दिव्या आटे सने हाथ से रिसीवर लेने दौड़ी। अलका दीदी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, बाद में बात करती हूँ, कहते हुए उसने तुरंत फोन काट दिया। सन और शर्मिंदा खड़े दिव्या और सौरभ बुआ से आंखें मिलाने की हालत में नहीं थे। ये क्या कह दिया अलका भाभी ने? ऐसी उम्मीद नहीं थी उनसे। जीजी आकाश से गिरी परकटी चिड़िया की तरह चुपचाप अपने कमरे में जाकर पड़ गईं। रमोला जीजी किस छलावे में जी रही हैं, इसका एहसास अब तक उनको हो गया था। कुछ देर बाद ब्रजेश जी और तारा उनके पास गए तो जीजी की आंखों में नमी देखकर उनको बहुत बुरा लगा। तारा ने उनको गले लगाते हुए कहा, बच्चे हैं जीजी, मस्ती में कुछ भी कह देते हैं, भूल जाइए आप। नहीं तारा, अलका से पूछूंगी मैं कि ऐसा क्यों कहा उसने। जीजी, आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। जो हुआ उस पर पर्दा पड़ा रहने दीजिए, उसी में समझदारी है। बस ऐसा क्यों कहा उसे समझने की कोशिश कीजिए। तारा के कहते ही ब्रजेश जी अपनी बहन की मनोदशा को समझते हुए बोले, जीजी, दूसरों के दोष देखना सबसे सरल है, पर वो ऐसा क्यों है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के प्रति सच्चे अपनेपन को पैदा करने के लिए क्या कोई गुंजाइश है? नहीं है तो किस तरह पैदा की जा सकती है? इन सब के बारे में विचार करो। अच्छा है जो अलका की मजाक में कही बात आप दोनों के रिश्तों को एक बार फिर नए सिरे से देखने का मौका दे रही है। पर ब्रजेश, अलका खुद ही तो मेरे आगे पीछे दौड़ती है। वो शायद इसलिए कि उसे लगता है कि इस दिखावे के सम्मान से आप खुश होंगी। हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको खुश करके वो भी संतुष्ट और खुश हुई होगी। समय का लंबा हुआ तो वही सेवा बोझ लगने लगी। ऐसे में समझदारी इसी में है कि दूसरों पर बोझ उतना ही डाला जाए जितना सहन करने लायक और व्यवहारिक हो। साथ ही आपको ये भी समझना चाहिए कि अपने जूठे बर्तन उठाकर रखने से कोई छोटा नहीं बनता है। हम खुद पर निर्भर हैं, किसी और पर नहीं। ऐसी सोच यकीनन हमें सम्मान ही दिलाएगी, अपनी नज़र में भी और दूसरों की नज़र में भी। सोचो जीजी, जब कभी अलका बाहर जाती होगी तो घर वापस आकर आपके छोड़े जूठे बर्तन मेज पर रखे देख क्या सोचती होगी। बेशक उसे उन बर्तनों को रसोई में पहुंचाने में मिनट भर लगता होगा, पर वो मिनट आपकी सोच को दर्शाकर उसके मन में आपके प्रति रोष जगा जाता होगा। ब्रजेश जी की बात को रमोला जीजी ने बड़े ध्यान से सुना, फिर ठंडी सांस भरकर बोली, उसे मुझसे तकलीफ थी तो कह देती,
ना करती मेरा कोई काम। कहना आसान है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, पर जब जब उसे देखूंगी तब तब क्या उसके फोन पर कहे शब्द और वो हंसी, उसकी मेरे प्रति सोच मुझे दुख नहीं पहुंचाएगी क्या? तेरी बहू दिव्या को देख, कल मुझे नाराज देखकर कैसे मुझे बहलाने मनाने मेरे पास आ गई। क्या क्या नहीं कहा मैंने, उसे कितना भला बुरा कहा। ये सोचकर मुझे दुख नहीं होगा क्या? जीजी पछतावे से बोली तो दिव्या की आवाज आई, आप दुखी होंगी तो हमें बुरा लगेगा बुआ जी। तो क्या हुआ अगर आपने मुझे कुछ कह दिया तो? क्या मैं आपकी बेटी नहीं? आपने जो ठीक समझा मुझे भी सिखाने की कोशिश की। विश्वास कीजिए, अलका भाभी ने भी मस्ती में वो बात कही। अब भूल भी जाइए ना। आज मैं आपको शॉपिंग पर ले जाऊंगी। आप अलका भाभी के लिए एक प्यारी सी साड़ी खरीदना। रमोला जीजी उसे स्नेह से देखते हुए बोली, उस दिन तूने नीले रंग का एक सूट पहना था ना, वैसा ही अलका के लिए भी खरीद लाना मेरी तरफ से। रमोला जीजी के कहते ही ब्रजेश जी ने कहा, वाह जीजी, ये हुई ना बात। तारा और दिव्या मुस्कुरा पड़े। दिव्या मुस्कुराती हुई धीमे से बुदबुदाई, वाह अलका भाभी, इस बार आपके जन्मदिन पर आपको ऐसा उपहार मिलेगा जिसे आप हमेशा के लिए सहेज कर रखना चाहेंगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।